बाकी के भी। चलो कल का याद है ना, क्या क्या पढ़ा था हमने, क्या क्या चीजें पढ़ी थी इसमें परसों? हाँ जी सर, याद है। याद है सारा? शिफ्ट, ड्रिफ्ट, एंटीजन, टाइप्स, ए बी सी, सबसे ज्यादा ए, ये सारी चीजें। देखो, जो मैंने पेज आपको पहले दिया था ना, उसके हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, देखो। एपिडेमोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, उसमें सबसे पहले एजेंट, राइट। एजेंट की फिर हमने टाइप्स की। टाइप में ए बी सी। सी हमने डिस्कस नहीं किया कि वो बिल्कुल गुड बेबी है इसलिए। फिर ए को हमने किया कि उसमें चेंजेस आती हैं सबसे ज्यादा, और उसमें अगर स्लो चेंज, थोड़ी चेंजेस हैं तो उसको ड्रिफ्ट बोलते हैं, मेजर चेंजेस हैं तो उसको शिफ्ट बोलते हैं। और जो होती है उसका कारण पॉइंट म्यूटेशन है, जेनेटिक जो चेंज आएगी वो इसीलिए आती है क्योंकि एनिमल इन्वॉल्व है उसमें। और उसमें दो चीजें थी, एच और एन एंटीजन। एच क्या करता था, सान्या? भूल गई सर। भूल गई? इसको याद है? बाइंडिंग करता था। एच पहले आता है नेचुरली, सबसे पहले वायरस को बाइंड होना पड़ेगा, फिर वो मल्टीप्लाई करेगा, फिर रिलीज होएगा। तो एच बाइंड, एन रिलीज। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आगे जाके वैक्सीन आएंगी, और जब एच के लिए वैक्सीन बनेगी तो वो क्या करेगा, अलग उसका फंक्शन होएगा। जब एन के लिए वैक्सीन बनेगी उसका फंक्शन अलग होएगा। चलो, फिर उसके बाद हमने सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, क्लिनिकल, सब क्लिनिकल, पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी। देन एजेंट के बाद आया होस्ट फैक्टर्स। होस्ट मतलब जिनको होना है। ये तो नहीं किया था हमने? नहीं। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, हाँ यहाँ तक किया था। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन देखो, यूजुअली ये केस और सब क्लिनिकल केस, राइट। नेचुरली केस होएगा, सब क्लिनिकल होएगा। ड्यूरिंग एपिडेमिक लार्ज नंबर ऑफ माइल्ड एंड एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होती हैं, जैसे आपने कोविड में देखा होगा। द सिक्रीशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक आर इन्फेक्टिव, सबसे ज्यादा ये इसीलिए होता है क्योंकि इसमें कौन सी कैसे ट्रेवल करती है, क्या बोलते हैं इसको? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यही बोलते हैं ना, क्योंकि स्नीजिंग के साथ ड्रॉप्स, छोटे छोटे ड्रॉप्स बन जाते हैं जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स की तरह मूव करते हैं, और अराउंड जितने पर्सन होते हैं वहां फैल जाएंगे, राइट। सो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू होगी। पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी ये हमने कर ली थी। देन होस्ट फैक्टर। होस्ट फैक्टर में हमने क्या था, इन्फ्लुएंजा इफेक्ट्स ऑल एजेस एंड बोथ सेक्सेस, किसी को भी इफेक्ट करेगा। जनरली द अटैक रेट इज लोअर अमंग द अडल्ट्स। अडल्ट्स में इसका अटैक रेट कम है, राइट। चिल्ड्रन आर इंपॉर्टेंट लिंक इन द ट्रांसमिशन चेन। क्यों इंपॉर्टेंट लिंक है चिल्ड्रंस? बोलो। चिल्ड्रन इंपॉर्टेंट लिंक क्यों है? सर इम्यून कम होगा उनका। और लिंक बोला उन्होंने, चेन में लिंक। मे बी कि बच्चों, छोटे हम्म, बच्चे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ज्यादा जल्दी से स्प्रेड कराते बच्चों, हैं किसी को। हाँ। और बच्चे इम्यून को कहाँ रोकोगे आप? वो तो भागेंगे, वो सबके पास जाएंगे भी, आप उनको उठाओगे भी, ठीक है ना। सो चिल्ड्रन आर द इंपॉर्टेंट लिंक इन द ट्रांसमिशन चेन। वो कहते हैं द हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट ड्यूरिंग एन एपिडेमिक अकर अमंग सर्टेन हाई रिस्क ग्रुप। सबसे ज्यादा जो डेथ्स होती है, देखो कोविड में भी क्या हुआ था, जिनको कोमॉर्बिडिटीज थी वो, फॉर एग्जांपल डायबिटिक है, सीए है, या कोई और प्रॉब्लम है, कोई लिवर डिजीज है जिनका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, और जो ओल्ड एज थे, सो ओवर 65 ईयर ऑफ एज। कोमॉर्बिडिटीज क्या है, सच एज द ओल्ड पीपल अबव 65 ईयर ऑफ एज, चिल्ड्रन अंडर 18 मंथ्स। ये क्यों है? चिल्ड्रन अंडर 18 मंथ्स।
इसमें क्या सोचना है, सिंपल है, अब तक इम्यूनिटीज नहीं डेवलप हुई होती, बॉडी की ससेप्टेबिलिटी ज्यादा होती है, वैक्सीनेशन फेज चल रही है इस समय ना, तो बच्चे बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं इन्फेक्शन को। सो पर्सन विद डायबिटीज, राइट, पर्सन विद क्रॉनिक हार्ट डिजीज, किडनी, रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स, इसमें सारी कोमॉर्बिडिटीज आ गई सारी। देन ह्यूमन मोबिलिटी, कहते दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, राइट, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक सिटी से दूसरी सिटी हम मूव कर रहे हैं और इन्फेक्शन फैलती जा रही है, ह्यूमन मोबिलिटी। इसीलिए जब भी ऐसी कोई इन्फेक्शन होती है, सबसे पहले जो चीज बंद होती है वो क्या होता है, मोबिलिटी। देन इम्यूनिटी, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, देखो इम्यूनिटी इज इन्फ्लुएंजा इज सब टाइप स्पेसिफिक, क्या मतलब है इसका, तीनों में ABC में अलग अलग इम्यूनिटी अलग अलग चलेगी। इम्यूनिटी होगी, राइट, तो इसीलिए हमने क्या पढ़ा था कि इसमें कोई भी क्रॉस इम्यूनिटी नहीं होगी, राइट। सो एंटीबॉडीज अगेंस्ट HA एंड NA आर इंपॉर्टेंट इन द इम्यूनिटी टू द इन्फ्लुएंजा, इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनेंगे इंपॉर्टेंट है। देखो अब ध्यान से वो क्या कह रहे हैं, the resistance to initiation of infection is related to antibody against HA which neutralize the virus। सो जब वायरस आएगा तो अटैच होने के लिए उसको कौन सा पोर्ट चाहिए, H। अगर वहां पर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप हो गई हैं तो वो इनिशिएशन नहीं होने देगा, मतलब इन्फेक्शन स्टार्ट नहीं होने देगा। सो कहता है द रेजिस्टेंस टू इनिशिएशन ऑफ इन्फेक्शन इज रिलेटेड टू एंटीबॉडी अगेंस्ट HA। क्लियर है। Yes, sir. फिर दूसरी बात वो कहता है, एंड टू डिक्रीज द सिविरिटी ऑफ डिजीज, डिजीज की सिविरिटी को कम करने के लिए, एंड डिक्रीज एबिलिटी टू ट्रांसमिट द वायरस टू द कॉन्टेक्ट। अब फॉर एग्जांपल मेरे में अगर इन्फेक्शन आ गई तो दूसरे को जाने के लिए एन पोर्ट चाहिए उसके लिए, तो अगर हम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेंगे तो वो क्या होएगा, तो वो आगे नहीं फैलेगी, नेचुरली वो मल्टीप्लिकेशन को भी रोकेगी, तो इसलिए सिम्टम की जो सिविरिटी है वो भी कम आएगी। And to decrease the severity of the disease and decrease the ability to transmit the virus to the contact, antibody directed against NA are responsible। याद रहेगा, H क्या करेगा, इनिशिएट नहीं होने देगा, N क्या करेगा, आगे ट्रांसमिट नहीं होने देगा, और क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन भी कम कर देगा इसलिए सिम्टम्स भी कम आएंगे। क्लियर है। Yes, sir. ओ यार क्या हो गया इसको? देखो आगे क्या कहते हैं, अब ये सबसे ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सारा, ये आपको अच्छे से क्लियर और पेपर में लिखा होना चाहिए। कहता है एंटीबॉडीज अगेंस्ट राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स आर टाइप स्पेसिफिक एंड यूजफुल इन टाइपिंग वायरल आइसोलेशन एज इन्फ्लुएंजा A एंड B। क्या मतलब है, देखो ध्यान से क्या कह रही है, पढ़ो दोबारा से। कहता है एंटीबॉडीज अगेंस्ट राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स आर टाइप स्पेसिफिक, वो भी टाइप, नेचुरली एंटीबॉडीज भी टाइप स्पेसिफिक होंगी, आर यूजफुल इन टाइपिंग द वायरल आइसोलेट्स एज इन इन्फ्लुएंजा A एंड B। क्या मतलब है, यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि एंटीबॉडीज भी टाइप स्पेसिफिक हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी टाइपिंग करने के लिए। इनको बाद में फॉर एग्जांपल अगर इनको इनकी टाइप हमने बतानी है कि H1N1 है, H2N2 है, वो जो टाइपिंग होती है उसमें भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसके हिसाब से ही टाइपिंग होती है। द प्रोटेक्शन कोरिलेट्स विद बोथ सीरम एंटीबॉडीज एंड सेक्रेटरी IgA एंटीबॉडीज इन द नेजल सेक्रीशन। अब ये क्या है, IgA मैंने आपको क्या बताया था, IgA क्या थी, The IgA local antibody. क्या बेटा क्या था, The local antibody हाँ थी। ये लोकल एंटीबॉडीज है, जैसे मिल्क में भी आईजी होगी, नेजल सिक्रीशन में आईजी होगी, इसीलिए इसको बोलते हैं सिक्रीटरी आईजी एंटीबॉडीज, सिक्रीशंस के साथ आएगी।
कहते हैं प्रोटेक्शन कोरिलेट्स विद बोथ सीरम एंटीबॉडीज जो पूरे ओवरऑल बॉडी में मूव कर रही है सीरम के साथ, एंड सेक्रेटरी आईजी एंटीबॉडीज इन द नेजल सेक्रीशन. The local secretory antibody is probably the important in preventing the infection. Why? सर वहीं से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा, आगे ट्रेवल ही नहीं करेगी इन्फेक्शन. आगे ट्रेवल नहीं करेगी, राइट. नॉर्मली अगर आपने सपोज इंजेक्शन ले लिया, अब देखो इसमें दो तरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है कि दो तरह का तरीका है अगर आपको वैक्सीनेट करना. एक है कि आपको इंजेक्शन दे दिया जाए. जब आपको इंजेक्शन देंगे तो क्या होगा, बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी, पर सिक्रीटरी एंटीबॉडीज नहीं है यहाँ पर, तो इन्फेक्शन तो होगी. तो जब वो बॉडी को इफेक्ट करने लगेगी तो वहां पर डिफेंस क्रिएट हो जाएगा. तो हो सकता है कि यहाँ की इन्फेक्शन आप आगे फैला दो दूसरे को. मगर अगर यहाँ पर अगर वही जो जो वैक्सीन देनी है रादर देन इंजेक्शन, अगर वो नेजल ड्रॉप्स होंगी तो वो कैसे मिमिक करेगी, जैसे नेचुरल डिजीज होती है, जैसे हम पोलियो में भी करते हैं. पोलियो में भी हम ड्रॉप्स देते हैं तो सो दैट वो इंटेस्टाइन में जाए, इंटेस्टाइन में इम्यूनिटी स्टार्ट हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे पोलियो होता है. तो ऐसे ही यहाँ पर हम नेजल सिक्रीशंस देंगे सो दैट सबसे पहले यहाँ स्टार्ट हो, देन बॉडी उसको एंटीबॉडीज पिक करे, बॉडी उसको रिएक्ट करे, एंटीबॉडीज बनाए, तो वो बिल्कुल नेचुरल मिमिक करेगी. तो इसलिए वो कह रहा है द लोकल सिक्रीटरी एंटीबॉडी इज प्रोबेबली द इंपॉर्टेंट इन प्रिवेंटिंग द इन्फेक्शन. Serum antibodies persist for many months, whereas secretory antibodies are short-lived. Secretory antibodies हमेशा short-lived होती हैं, जो serum antibodies हैं persist for many months. अब ये देखो important क्या कहाँ है कि ये लाइफ लॉन्ग नहीं है, इट रिमेन्स फॉर मेनी मंथ. इसका मतलब दोबारा से वैक्सीनेशन करने की जरूरत पड़ेगी इसको. The three types of influenza virus are antigenically unrelated and therefore induce no cross protection. वो हमने डिस्कस कर लिया पहले. When viral type undergoes antigenic drift, फिर देखो क्या, ध्यान से सुनो. कहते when viral type undergoes antigenic drift, मतलब वायरस की शेप अगर ये थी, ड्रिफ्ट में क्या है, हल्का सा चेंज हो गया, हल्का सा चेंज हो गया, ड्रिफ्ट, थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो गया. देन ए पर्सन विद प्री एग्जिस्टिंग एंटीबॉडीज, जिसकी पहले एंटीबॉडीज बनी हुई है, टू द ओरिजिनल स्ट्रेन, जो इसकी एंटीबॉडीज बनी हुई है, नॉट टू दिस, इसकी एंटीबॉडीज जो बनी हुई है, उसको क्या होगा, मे सफर ओनली माइल्ड इन्फेक्शन विद न्यू स्ट्रेन. सपोज ऐसा वायरस था और ये उसकी एंटीबॉडीज बनी हुई थी, राइट. अब जो न्यू वायरस आया वो थोड़ा सा ऐसे आ गया. अब जो तो न्यू सर्फेसेस बन गए हैं वो तो बॉडी को इफेक्ट करेंगे, पर फिर भी देयर इज अ लॉट ऑफ एरिया जो सेम एंगल में, तो कहीं ना कहीं वो उसको मैनेज कर लेगा, जैसे हम अपने लैंग्वेज में पार्शियल सिमिलियम बोलते हैं. तो कह रहा है when the viral type undergoes antigenic, the person with pre-existing antibodies to the original strain may suffer only mild infection with the new strain. Clear है? यस सर. तो उसके बाद बोलते हैं the antibodies appear in about 7 days after the attack and reach a maximum level in about 2 weeks. 2 weeks लगेंगे maximum reach करने में. After 8 to 12 months, the antibody level drops to the pre-infection levels. साल में दोबारा से 8 से 12 महीने के लेवल पर एंटीबॉडीज फिर ड्रॉप कहाँ कर जाएंगी, टू द प्री इन्फेक्शन लेवल, मतलब फिर दोबारा जीरो से स्टार्ट होएगा. इसीलिए इन्फ्लुएंजा के शॉट्स आपको ईयरली देने पड़ेंगे जब जब उसका आता है. देन उसमें नेक्स्ट हेडिंग है एनवायरमेंटल फैक्टर्स. एनवायरमेंटल फैक्टर्स में देखो क्या है, सबसे पहले सीजन. द एपिडेमिक यूजुअली अकर इन द विंटर्स. इसको मोटा मोटा कर लो, जितने रेस्पिरेटरी है उसमें विंटर लिख देना, जितने भी फॉर एग्जांपल जीआईटी ट्रबल्स है उसमें समर लिख देना, क्योंकि ज्यादा होती है. पर ये नहीं समर में हो नहीं सकती या विंटर में हो नहीं सकती, अगर नहीं मालूम तो ये लिखना, ये तो स्पेसिफिक पता होना चाहिए. सीजन में एपिडेमिक यूजुअली अकर इन विंटर्स मंथ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जैसा हमारा विंटर और रेनी सीजन इन द सर्दर्न हेमिस्फीयर. इन इंडिया एपिडेमिक हैव अकर इन समर्स आल्सो, समर्स में भी हुआ है. ओवरक्राउडिंग, enhanced transmission, right? The attack rate are high in the close group population. फॉर एग्जाम्पल क्लास में अगर किसी एक को होगा तो वो सबको होएगा, उसको होएगा तो पूरे कॉलेज में आ जाएगा वैसा. तो जो कॉलेज है वो क्या है, क्लोज ग्रुप एरिया. द क्लोज ग्रुप पॉपुलेशन लाइक स्कूल, इंस्टीट्यूशन और शिप, वहां पर अटैक रेट इसका बहुत हाई होएगा.
मोड ऑफ ट्रांसमिशन जैसे मैंने आपको बताया, पर्सन टू पर्सन बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, राइट। ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई क्रिएटेड बाय स्नीजिंग, कफिंग और टॉकिंग। और पोर्टल ऑफ एंट्री क्या होगी? रेस्पिरेटरी ट्रैक। सो रेस्पिरेटरी ट्रैक, नेजल या जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, यहीं से इन्फेक्शन अंदर जाएगी। जो पोर्टल ऑफ एंट्री यही रहने वाली है मोड ऑफ ट्रांसमिशन में। इंक्यूबेशन पीरियड का एक रजिस्टर के एंड में लिख लो, हर डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड वहां लिख लो। तो इंक्यूबेशन पीरियड इसका बहुत शॉर्ट होता है, 18 to 72 आवर्स, राइट। बहुत शॉर्ट है इसका, बड़ी जल्दी इन्फेक्शन हो जाएगी इसको। देन क्लिनिकल फीचर्स, और क्लिनिकल फीचर्स में देखो, याद करो मैंने क्या बोला था, इन शॉर्ट, बहुत सिंपल लैंग्वेज में इन शॉर्ट लिखना है, ये ज्यादा नहीं लिखना है। द वायरस एंटर द रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड कॉजेज द इन्फ्लेमेशन एंड नेक्रोसिस ऑफ द सुपरफिशियल एपिथेलियम। याद करो इसमें क्या बोला था कि इसमें सबसे ज्यादा डेथ्स क्यों होती थी? सेकेंडरी निमोनिया की वजह से। सेकेंडरी निमोनिया की वजह से, राइट। तो ये वायरस देखो क्या कर रहा है, द वायरस एंटर द रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड कॉजेज इन्फ्लेमेशन एंड नेक्रोसिस ऑफ द सुपरफिशियल एपिथेलियम ऑफ द ट्रेकिया एंड ब्रोंकियल म्यूकोजा। उसमें स्लफिंग कर देगा जब। अब क्या है, वो जो सारा डिफेंस था वो चला गया, वो ओपन हो गए हैं, जो नॉर्मल इन्वायरमेंट में और बॉडी में जो बैक्टीरिया है वो ग्रो करेंगे। फॉलोड बाय सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्वेजन्स, देयर इज नो वायरीमिया। Are you getting it? इसमें वायरीमिया नहीं है, वायरस बॉडी में ट्रेवल नहीं कर रहा है। सो बोथ द वायरस कॉजेज मच द सेम सिम्टम्स, नेचुरली फीवर, चिल, एक्स, पेन, कफिंग एंड जनरलाइज वीकनेस, जो नॉर्मली होता है। फीवर लास्ट फॉर अबाउट 1 to 5 days, एवरेजिंग सिर्फ ओनली 3 days इन द अडल्ट। और हमें कैसे पता लगेगा कि सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गई है? कॉमन सेंस लगाओ। जब सर इसकी इन्फेक्टिविटी पीरियड खत्म हो जाएगी उसके बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन ही होगी फिर हमें टाइम कैसे से, पता लगेगा कि हो गई? कि टाइम से जितने डेज जब और स्टार्ट हुआ और जब खत्म होगा उसके डेज के हिसाब से। और बिल्कुल बेसिक बेसिक लेके आओ। इन्फेक्शन का सबसे पहला साइन क्या होता है? सिम्टम, फीवर। साइन, फीवर। तो यहाँ पर क्या हो गया, फीवर रियकर करेगा दोबारा से, क्योंकि देखो फीवर लास्ट फॉर 1 to 5 days, बस एवरेजिंग 3 days इन द अडल्ट। 2-3 दिन के लिए फीवर रहेगा, जैसे ही वो कम होएगा दोबारा से फीवर स्टार्ट हो जाएगा। So the most dreadful complication is pneumonia, which should be suspected if fever persists beyond 4 to 5 days or reoccur abruptly after the convalescence. Convalescence क्या होती है? Convalescence याद नहीं आ रहा सर। जब भी फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना हम ठीक होने लगे हैं, जब वो वाला फेज, कि हम ऑलमोस्ट काफी हद तक ठीक हो गए हैं, उसको वो कन्वॉलेसेंस फेज कहते हैं उसको। देखो ये कह रहा है परसिस्ट 4 to 5 days और ये कर अब्रप्टली आफ्टर द कन्वॉलेसेंस, कि स्टेबल कन्वॉलेसेंस होगी हुई है, फीवर चला गया था, सब कुछ स्टेबल हो रहा था और सडनली फीवर स्टार्ट हो गया। हमारी रिपोर्टरी में एक रूब्रिक भी है, इनडिफरेंस कन्वॉलेसेंस टू, इनडिफरेंस कन्वॉलेसेंस इन, ऐसे करके, राइट। कि फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है, मेडिसिन ले रहा था, वो ऑलमोस्ट 80-90% ठीक हो गया, 90% पे जाके वो दवाई छोड़ देता है। कि आपके पास पेशेंट आएंगे, आके उनका जो हस्बैंड या वाइफ बोलेंगे डॉक्टर साहब ना दवाई पूरी नहीं खांदी या पूरी नहीं खांदा, जो तुम्हें ठीक होने लगदी है तो दवाई नहीं खाना छड़ देंदी या खाना छड़ देंदा, तिलकेरा का भी तो वेरी गुड इंडिकेशन ਇਹਦੇ वास्ते, राइट। सो दिस इज कन्वॉलेसेंस। तो अगर दोबारा से फीवर, लेबोरेटरी डायग्नोसिस कहते हैं एज क्लिनिकल डायग्नोसिस इज डिफिकल्ट एक्सेप्ट ड्यूरिंग एपिडेमिक, क्योंकि देखो नॉर्मली अगर आपके पास पेशेंट आ जाए जिसको नॉर्मल हल्का जुकाम है, तो आपको क्या बोलोगे उसको कि आपको देखो स्वाइन फ्लू हो गया? नहीं बोल सकते ना, ये फ्लू का सिम्टम है, नॉर्मल फ्लू है, रूटीन में चेंज ऑफ वेदर के कारण भी हो सकता है, उतने ही सिम्टम है इसमें। वो कहते हैं दैट सो द क्लिनिकल डायग्नोसिस डिफिकल्ट है एक्सेप्ट ड्यूरिंग एपिडेमिक। जब एपिडेमिक चल रहा है तो अगर है तो हम कहेंगे वही है, तो इसमें लिए लैब मेथड आर नीडेड फॉर द डायग्नोसिस। सो सबसे पहले है वायरस आइसोलेशन, और दूसरा क्या है, पेयर्ड सीरा। पहला क्या है, हम वायरस को आइसोलेट करें, दूसरा है पेयर्ड सीरा।
पेयर्ड सीरा का मतलब क्या है? देखो नाम क्या बता रहा है हमें, पेयर्ड सीरा। ये जो सेरा वेरा जो भी है ये दो का ग्रुप होगा, मतलब एक। दो का। सीरा क्या हो सकता है? सर सीरम। सीरम होएगा, राइट। पेयर्ड सीरा का मतलब दो सीरम, दो सीरम एक बॉडी में हो सकते हैं, एक म्यान में दो तलवारें? नहीं। नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या होएगा? पेयर किया किया क्या किया होगा? पेयर दो टाइम के सैंपल, है कि नहीं? हाँ जी सर। क्लियर? क्लियर है। सो इसका मतलब ये बात क्या कर रहे होंगे, दो टाइम के सैंपल। अब कौन से टाइम के सैंपल लेने चाहिए? बिफोर और आफ्टर फीवर। बिफोर और आफ्टर फीवर, राइट। क्यों जरूरी है? क्योंकि नॉर्मली तो हम क्या लेते हैं, बाद का लेते हैं सैंपल, ऐसे ही है ना। हम हमेशा बाद में सैंपल लेंगे। पर इसमें क्यों जरूरी है कि पहले पहले भी सैंपल ले लो जब सिम्टम आया तो? कि एक सैंपल पहले ले लो, एक सैंपल बाद में लो, ऐसा क्यों? कंपैरिजन के लिए। कंपैरिजन करने के लिए। अब कंपेयर क्यों करना है? हम क्या पढ़ रहे हैं, डायग्नोसिस। डायग्नोस को कंपेयर करने के लिए। नॉर्मली ऐसा होता है? नॉर्मली ऐसा होता है? नहीं सर। नहीं होता। अब ये किन डिजीजेस में होता है? ये उन डिजीजेस में यूज किया जाता है जिसमें हमारे पास जो नॉर्मल लेवल्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। क्यों अवेलेबल नहीं है? फॉर एग्जांपल हमने एंटीबॉडीज को मैयर करना है, राइट। एंटीबॉडीज मैयर होंगी ना यहाँ पर, कि अगर फॉर एग्जांपल डिजीज के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन गई हैं तो हमें पता लग जाएगा कि बीमारी हुई है। सो अगर आपने सीरम को मैयर करना है आपने, सो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि हर ह्यूमन बॉडी की एंटीबॉडीज अलग अलग हैं। जैसे कोविड में देखा होगा कईयों की 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, सबकी अलग अलग है। तो कोई कट ऑफ पॉइंट नहीं है कि हम बता पाए कि भाई 10,000 से ऊपर पॉजिटिव है, या 20,000 से ऊपर पॉजिटिव है, या 30,000 से ऊपर पॉजिटिव है। ये कट ऑफ पॉइंट नहीं है, क्योंकि एंटीबॉडीज किस पे डिपेंड करती हैं? हर पर्सन के अपने इम्यून रिस्पॉन्स पे। जिनका इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा है उनकी एंटीबॉडीज ज्यादा होंगी, जिनका इम्यून रिस्पॉन्स कम है उनकी एंटीबॉडीज कम होंगी। ऐसा ही है ना? हाँ जी सर। जी नहीं समझ आया तो गल करे कोई। तानिया, सहज, सिमर। सर क्लियर है। क्लियर है क्लियर है सर। सारा? सारा क्लियर है? बाकी दे। क्लियर है सर। क्लियर है सर। क्लियर है बिल्कुल? बिल्कुल साफ है सर। साफ है, चलो अच्छी बात है, साफ है। एक मिनट होल्ड करो, मैं कॉल ले लूं बीच में। देखो मैं वापस आ गया। हाँ जी सर। हाँ। अब देखो इसमें क्या करेंगे, जब हमारे पास नहीं पता हमें कि कौन सी नॉर्मल वैल्यू है, पर हम इतना जानते हैं कि सर अगर आपकी वो इन्फ्लुएंजा। खत्म हो गई वो क्या कहते हैं रिपोर्ट्स, उससे आवाज नहीं आ रही अब। मेरे को तो आवाज आ रही है। इससे नहीं आ रही है, वैसे तो आवाज आ रही है। हेलो 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 हेलो। पता नहीं फिर ऐसे इको वाली लग रही थी, मेरे को लगा बंद हो गए। एक मिनट। अब देख। पता नहीं सर इको आ रही है, अब कोई बात नहीं, कर लो ऐसे। सर नहीं आगे वाला नहीं। कल कर लें, अगले लेक्चर का टाइम हो गया वैसे। ओके, चलो फिर। बाय बाय, टाटा। कल टाइम से आता हूँ मैं बाय सारे काम सर। पहले सी खत्म यू करके सून रखूंगा। सर। बाय बाय।